चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है क्लास 12 विषय देखेंगे रसायन और अध्याय फर्स्ट में देखेंगे लोग इकाई फर्स्ट सॉलिड स्टेट, है ना। सॉलिड स्टेट के अंतर्गत हम लोग जो है पिछले क्लास में जो पढ़े थे क्रिस्टल की संरचना, है ना, बहुत सारे उसमें जो है क्रिस्टलों की संरचना और उनकी ज्यामिति के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। अब हम लोग क्या देखेंगे, ठोसों में अपूर्णता या बिंदु दोष जो है, ये भी जो है हम लोग पिछले कक्षा में देखे NaCl की संरचना, CaCl की संरचना, ZnS की संरचना, राइट। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ठोसों में अपूर्णता मतलब जो है एक क्रिस्टल है ना, ये क्रिस्टल में जो है रिक्तियां प्रेजेंट रहती है। एक क्रिस्टल जो है क्रिस्टल के फॉर्म में बनाएंगे। यदि मैं एग्जांपल के लिए मैं बनाता हूँ, ये है हमारे लिए एक क्रिस्टल की संरचना है। इस प्रकार से क्रिस्टल की संरचना जो है घन में होती है। अब हम देखेंगे बहुत सारे इसमें यहाँ पर हमें रिक्तियाँ दिख रही है, यहाँ पर रिक्तियाँ दिख रही है, यहाँ और यहाँ। तो ये जो रिक्तियाँ हैं, है ना, ये रिक्तियाँ पाई जाती है एक क्रिस्टल में, ठीक है। तो ये क्रिस्टल में जो है रिक्तियों को जो है पहचानने के लिए कौन कौन सी जो है रिक्तियाँ पाई जाती हैं और कौन कौन से बिंदु दोष इसमें पाए जाते हैं, उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ठोसों में अपूर्णता कहने का मतलब यही है कि ठोसों में कहीं ना कहीं क्या पाई जाती है, अपूर्णताएं पाई जाती है। और यहाँ पर दिख रहा है बिंदु दोष। तो एक एक का माध्यम हम लोग समझते हैं ठोसों में अपूर्णता क्या है। पहले इसको हम लोग समझे कि ठोसों में अपूर्णता क्या है। किसी क्रिस्टल में परमाणुओं के पूर्ण रूप से नियमित क्रम में कोई विचलन अपूर्णता या दोष कहलाती है। मैंने अभी बताया कि एक क्रिस्टल मैंने बनाया था और उस क्रिस्टल में क्या थी, परमाणुओं की जो है परमाणुओं की पूर्ण रूप से नियमित क्रम में कोई विचलन अपूर्ण या दोष कहलाता है। तो एक जो है क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में जो है उनकी जो घन की समान की क्रिस्टल होती है उसमें कहीं न कहीं विचलन पाया जाता है और वही क्या कहलाता है, अपूर्णता कहलाता है। कोई विचलन क्या कहलाता है, अपूर्णता कहलाता है और यही उनका दोष है। तो याद रखिए ठोसों में अपूर्णता क्या है, किसी क्रिस्टल में परमाणुओं में पूर्ण रूप से नियमित क्रम में कोई विचलन या उसी को बोलते हैं अपूर्णता या दोष। किन किन माध्यमों से अपूर्णता पाई जाती है, पहला हम लोग देखेंगे टेम्परेचर, ताप के माध्यम से देख सकते हैं, और दूसरा हम लोग देखेंगे अशुद्धियां, ठीक है। तो ताप में किस प्रकार से अपूर्णताएं को देखने को मिलती है, जब हम क्या करेंगे, एक ठोस पदार्थ लेते हैं ना, या एक बर्फ ले लो, उस बर्फ को क्या करो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करें, ताप पर उन्हें क्या करें, क्रिस्टलों की जो है ऊर्जा को न्यूनतम होते रहे। जो ताप यानी कि टेम्परेचर की बात करें तो 0 केल्विन पर जो है क्रिस्टलों की ऊर्जा न्यूनतम ताप होती है। क्या होती है, 0 केल्विन पर क्या हो जाती है, क्रिस्टल ऊर्जा न्यूनतम होती है ना। ऐसे क्रिस्टल जिनमें अपूर्णताएं नहीं होती, ऐसे क्रिस्टल लेंगे जिनमें अपूर्णताएं नहीं होंगी, वो क्या कहलाएगी, आदर्श क्रिस्टल कहलाएगी। और जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर जो क्रिस्टलों की नियमित अवस्था पर विचलन आरंभ हो जाती है, तब हो जाती है, यहाँ पर लिखो 0 डिग्री जो है 0 केल्विन पर देखो ताप पर कोई क्रिस्टल का विचलन संभव नहीं होता है। कोई ऐसा क्रिस्टल एकांत हो जाता है जिसमें क्या होती है, विचलन क्या हो जाती है, संभव नहीं है या संभव है। तो दोनों टाइप से यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होती है, कोई क्रिस्टल क्या हो जाती है, नियमित क्रम में हो और विचलन आरंभ हो जाती है। जो क्या हो जाती है, यदि विचलन आरंभ हो सकती है तो उस क्रिस्टल में दोष पाई जाती है ना। 0 केल्विन पर यदि कोई विचलन संभव नहीं है तो उसमें दोष नहीं पाई जाती है। अब दूसरा देखो अशुद्धियों की उपस्थिति। अशुद्धियों की उपस्थिति, कभी कभी जो है अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण क्रिस्टलों में जो है क्रमबद्ध व्यवस्था अव्यवस्थित होती है। याद रखिए कि कभी कभी जो अशुद्धियों के कारण जो है क्रिस्टलों में जो है क्रमबद्ध व्यवस्था क्या हो जाती है। हम लोग ग्रेफाइट की संरचना पिछले बार देखे थे कि उनमें भी क्या है, विचलन पाई जाती है, उनमें अशुद्धियां पाई जाती थी, और जिनमें पूर्णतः क्या होती है, दोष उत्पन्न हो जाते हैं। और अपूर्णता के कारण जो है क्रिस्टलों में जो है विद्युत चालकता एवं यांत्रिक शक्ति में परिवर्तन हो जाता है। तो ये होगी अशुद्धियों की उपस्थिति, ठीक है। ताप भी देखिए, इसमें विचलन यदि संभव है तो क्या कहलाएगा, दोष है। यदि विचलन संभव नहीं है तो वो दोष नहीं है। दूसरा चीज देखो अशुद्धियों के कारण, ठीक है। अब हम बात करते हैं बिंदु दोष क्या होती है। देखिए बिंदु दोष क्या होती है, किसी परमाणु
अथवा आयन के अपने नियमित स्थान से लुप्त हो जाने के कारण उत्पन्न दोषों को क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहते हैं। आगे मैं इसके स्ट्रक्चर से मैंने आपको बताऊंगा किस प्रकार से जो है रिक्तियां उत्पन्न होती है, किस प्रकार से दोष उत्पन्न होती है। तो आप लोग याद रखिएगा बिंदु दोष किसे कहते हैं? किसी परमाणु अथवा आयन के अपने नियमित स्थान से लुप्त हो जाना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेकर के मैं बता देता हूँ अभी फिलहाल। ये देखो, ये क्या है, मैंने एक क्रिस्टल की संरचना बनाई, एक क्रिस्टल की संरचना यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने, एक क्रिस्टल की संरचना ड्रॉ किया किसी परमाणु अथवा आयन के अपने नियमित स्थान से। मैंने ये क्या किया, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, उसी प्रकार से अरेंज इसमें भी रहेगी a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, इसी प्रकार से चलो ठीक बी माइनस। अब यहाँ पर बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस, राइट। अब देखो किसी परमाणु अथवा आयन के अपने नियमित स्थान, ये क्या है, उनकी परमाणु या आयन उपस्थित रहती है, तो यहाँ पर जो है ये क्या है, केटायन और एनायन प्रेजेंट है ना, धनात्मक और ऋणात्मक रिक्तियां प्रेजेंट है। अब देखो इसी परमाणु में आयन अपने नियमित स्थान से, ये क्या है, इनका स्थान क्या है, निरंतर है, नियमित है। अब मैं बात करूं, एक स्थान को मैं हटा दूं, बी माइनस यहाँ से लुप्त कर दूं, यहाँ से मैंने क्या किया, a प्लस बी माइनस यहाँ पर लुप्त हो गई, यहाँ पर क्या हो गई, लुप्त हो गई। उसके बाद क्या आया, a प्लस आया और b माइनस आया। तो ये क्या है, बिंदु दोष किसे कहते हैं? किसी परमाणु अथवा आयन के अपने नियमित स्थान से, ये क्या थी, नियमित स्थान से और लुप्त हो जाने के कारण उत्पन्न दोषों को बिंदु दोष कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बिंदु दोष। बिंदु दोष क्या बोलेंगे, बिंदु दोष। तो समझ में आ गई, ये क्या है, परमाणु अथवा आयन है, उनकी नियमित स्थान से कोई नियमित स्थान से क्या हो जाती है, कोई आयन यहाँ से लुप्त हो जाती है, तो उस दोष को हम लोग बोलते हैं दोष या त्रुटि या बिंदु दोष। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, बिंदु दोष के बारे में मैंने पढ़ाया और बिंदु दोष को आगे हम लोग समझते हैं कितने टाइप से इनकी बिंदु दोष होती है ना। चलिए बिंदु दोष को देखते हैं, इसी को बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट, है ना। क्या बोलते हैं इसी को, पॉइंट डिफेक्ट। तो बिंदु दोष को देखो, पॉइंट डिफेक्ट इसको बोलते हैं। यहां पर बात आती है कि बिंदु दोष दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। रस समी, ये क्या है, रस समीकरण मितीय दोष। पहला है रस समीकरण मितीय दोष, दूसरा अशुद्ध दोष, है ना। बिंदु दोष टू टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, रस समीकरण मितीय दोष, दूसरा अशुद्ध दोष। अब रस समीकरण मितीय दोष दो भागों में डिवाइड है, शाटकीय दोष और फ्रेंकल दोष। ठीक है, शाटकीय दोष और फ्रेंकल दोष दो भागों में रस समीकरण मिति को विभाजित किया गया है ना, शाटकीय, फ्रेंकल। अब देखो अशुद्ध दोष को, जिसमें अशुद्धियां पाई जाती है, अशुद्ध दोष बोलते हैं। उनमें कौन कौन सी अशुद्धियां पाई जाती है, उदासीन परमाणुओं की अशुद्धियां क्या पाई जाती है, वहां देखो उदासीन परमाणुओं की अशुद्धियों के कारण, है ना, अशुद्धि दोष। किस कारण से होती है अशुद्धि दोष, उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि के कारण। ठीक है, याद रखिए अशुद्धि किस कारण से, उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि के कारण। दूसरा है आयनों की अशुद्धि के कारण। अशुद्धि दोष दो प्रकार के होते हैं, उदासीन परमाणुओं के कारण और आयनों की अशुद्धि के कारण, राइट। अब देखते हैं तीसरा बिंदु दोष, ये क्या है, रस समीकरण मिति है। उसी में क्या है, रस समीकरण में अरस समीकरण मितीय दोष हो जाएंगे। रस समीकरण के बाद होता है अरस समीकरण मिति, उसके बाद अशुद्धियां। ठीक है, तो अरस समीकरण मितीय दोष किसके अंतर्गत आती है, धातुओं में आधिक्य दोष। दो प्रकार से अरस समीकरण मिति को बांटा है, पहला है धातु आधिक्य दोष,
दूसरा है धातु निम्न दोष। धातु आधिक्य मतलब उनमें धन आयन या ऋण आयन अधिक हो जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं धातु आधिक्य दोष। धातु निम्न दोष, इसमें धातु निम्न दोष में धन आयन या ऋण आयन की संख्या निम्न हो जाती है। याद रखिए कि अरस समीकरण में की दो प्रकार के होते हैं, एक आधिक्य और एक निम्न। मतलब धातु की आधिक्य के कारण दोष उत्पन्न होने वाली जो दोष है उसको धातु आधिक्य दोष, धातु निम्न दोष जिसमें कम हो जाती है। याद रखिए धातु आधिक्य दोष दो प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होती है, अतिरिक्त धन आयन या अतिरिक्त ऋण आयन क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। और निम्न दोष में देखो इसमें उल्टा, जस्ट इनके अपोजिट देखो, इनमें क्या है, धन आयन अधिक हो जाती है या फिर ऋण आयन अधिक। लेकिन धातु निम्न दोष में अतिरिक्त ऋण आयन अधिक हो जाती है या फिर अतिरिक्त धन आयन कम हो जाती है। याद रखिएगा उसमें कम हो जाती है और इस कारण उसमें अशुद्धियां देखने को मिलती है। तो याद रखिए इसको पूरा आप लोग को याद रखना है ना। उसके बाद हम लोग एक एक का कौन कौन सी दोष होती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे साइक्लिक दोष, उसके बाद फ्रेंकल दोष, इसके अंतर्गत रस समीकरण मितीय दोष के अंतर्गत, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट यानी कि कल की जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग साइक्लिक दोष और फ्रेंकल दोष के बारे में देखते हैं।